नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। दोस्तों, हमारा इतिहास बहुत सारे नायकों से मिलकर बना है और बहुत सारे नायकों और आम जन ने मिलकर के भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी अगर हम शुरुआत को देखें तो जैसा हमारे सिलेबस में भी दिखता है, आधुनिक भारत का इतिहास जब औरंगजेब की मृत्यु हो रही है और उसके बाद का शासनकाल, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत की सत्ता पर कब्जा किया जाना और 1757 की प्लासी की महत्वपूर्ण लड़ाई। हालांकि इन सभी युद्धों और इस पूरी प्रक्रिया के क्रम में कई सारे महत्वपूर्ण घटनाएं और आंदोलन शामिल हैं, जैसे 1857 की क्रांति और उसके बाद के महात्मा गांधी के आंदोलन। इसी बीच में एक और जिक्र हमें मिलता है जहां पर आदिवासियों का विद्रोह और किसानों का विद्रोह चर्चा में रहता है। इसी दौरान एक शख्स का नाम आता है बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा को उस समाज के लोग या आज के समय लगभग भारत में रहने वाला हर व्यक्ति एक आदिवासी नेता, क्रांतिकारी और कुछ लोग भगवान के रूप में उनको पूजते हैं। तो अभी हाल ही में उनकी 124वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी। इसको लेकर के उनकी चर्चा एक बार फिर से है। आज की न्यूज़ है बिरसा मुंडाज 124th डेथ एनिवर्सरी, सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्राइबल लीडर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्या इनका महत्व था, क्यों इनको लोग आज भी भगवान के रूप में पूजते हैं, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था। अगर हम भगवान वाली बात को थोड़ा सा साइड में भी कर दें, क्योंकि एक संप्रदाय था जो इन्होंने शुरू किया था, तो बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक समाज को एकजुट करने में, लोगों को सही और गलत के बीच का फर्क दिखाने में और लोगों की पीड़ा को दूर करने में जो इनका योगदान था, शायद वही इन्हें भगवान के स्तर तक लेकर के गया था। तो आज के डिस्कशन में हम जानेंगे चर्चा में क्यों है और बिरसा मुंडा कौन थे, क्या इनका कार्य था, कब इनका जन्म हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही अल्प अवधि में, तो जैसे भगत सिंह थे, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने जो कार्य किया, कुछ ऐसा ही योगदान इनका भी है। यहाँ पर एक विद्रोह की चर्चा होती है, मुंडा विद्रोह। ये क्या है, इस विद्रोह की क्या उपलब्धियां रही और इसने किस तरह से भारत के आगामी आंदोलनों को प्रभावित किया, ये भी समझेंगे और एक सवाल देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें, जैसा कि ये टॉपिक हमारे हिस्ट्री के सेक्शन से जुड़ता है, जीएस पेपर 1 और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं 16 तारीख को, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोर हिस्ट्री वाला सेक्शन है आधुनिक भारत के इतिहास में। आपको जब आंदोलन वाला सेक्शन मिलता है तो वहाँ पर ये भी है। तो आप ऐसे सभी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे कई सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। 15 जून से एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच शुरू हो जाएगा, आप लोग इसको ज्वाइन करोगे। हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में, तीनों ही भाषाओं में आपको बेहतरीन एजुकेटर्स के साथ में और शानदार तरीके से पढ़ने का मौका मिले और आप खुद इसको अनुभव करोगे, है ना। ये कोई कहने की वाली बात नहीं है, लेकिन चूंकि जानकारी है इसलिए देना भी जरूरी है। और अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो तो आप हिम शर्मा कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको इसमें बेस्ट टू बेस्ट डिस्काउंट मिल जाए। वापस लौटते हैं अब हमारे टॉपिक पर। तो बिरसा मुंडा की 124वीं पुण्यतिथि 9 जून को मनाई गई है, अभी हाल ही में 9 जून 2024 को। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कुछ ट्विटर पर, जिसे हम एक्स कहते हैं आज, उसमें भी काफ़ी कुछ लिखा, जहां उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो एक आंदोलन शुरू हुआ था उसकी स्मृति के रूप में और जो आज झारखंड में जिस रूप में दिखता है, उसके पीछे बिरसा मुंडा का बहुत ज़्यादा योगदान है। और आज भी आदिवासी समुदाय की जो सशक्ति है या फिर उनको जो मजबूत करने में कार्य है, वो इनका है। तो इनको एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी हम देख रहे होते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। 15 नवंबर 1875 एक गांव आता है उलीहातू गांव, ठीक है। तो शुरुआती जीवन इनका रहा और आगे चल करके इनके गुरु थे, तो गुरु ने इनको जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला देने का एक सुझाव दिया। तो शुरुआत में इस जर्मन मिशन स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है वहां पर कि आदिवासियों के खिलाफ कोई ऐसी बात ये सुन लेते हैं कि इनको अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ये से बाहर निकलते हैं और एक आंदोलन में जुड़ते हैं जिसको सरदारी आंदोलन कहा जा रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1875 में इनका जन्म हो रहा है और ये सभी कार्यकाल जो भी ये कर रहे हैं, ये बहुत ही शुरुआती उम्र में कर रहे हैं। जैसे लगभग 1890-91 के आसपास की घटनाएं हैं जब ये सरदारी आंदोलन में जुड़ रहे हैं और सरदारी आंदोलन से जुड़ करके एक नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो आप कहोगे कि तो 15-16 साल का एक लड़का, एक युवा व्यक्ति या एक किशोर आप कह सकते हो, किस तरह से लोगों के बीच से उठ करके निकल रहा है
और आगे चल कर के एक बिरसाइत नामक पंथ की स्थापना करता है। उसे धर्म भी कहते हैं कुछ लोग, हम पंथ कह सकते हैं, जिसमें कई सारे फॉलोअर उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनकी बातों को सुनना शुरू कर देते हैं। अभी बहुत सारे कर्मकांडों पर जोर देते हैं, उसको मना करते हैं, बहुत सारी कुरीतियों को खत्म करने की बात करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। इन्हें ही मुंडा विद्रोह का नायक कहा जाता है और इनकी गिरफ्तारी होती है 3 मार्च 1900 में और 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा अंग्रेजों ने दावा किया था कि शायद हैजा के कारण इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने लंबे समय तक इनको कोई ऐसा जहर दिया होगा जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस बीच का एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह क्यों हुआ, और इसे ही हम कहते हैं उलगुलान आंदोलन। उलगुलान एक शब्द ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत के इतिहास में आप इसे पढ़ते हैं उलगुलान, या इसे ही कहते हैं महान हलचल। क्या कहते हैं? महान हलचल। हलचल किस चीज की? देखिए एक शब्द और इसी आंदोलन से जुड़ता है, दिकू लोग। तो ज्यादातर आदिवासी लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, दिकू। दिकू का मतलब होता है कोई बाहरी व्यक्ति जो उनके समाज का ना हो। ब्रिटिशर्स ने जब आए थे ब्रिटिशर्स, तो उनकी कुछ नीतियां थी, शायद मैं आपको थोड़ा सा उनकी अगर याद दिलाऊं तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नीति की शुरुआत की। उनको सबसे ज्यादा समस्या होती थी लगान वसूल करने में, तो उन्होंने एक इजारेदारी नामक प्रथा को शुरू किया। कौन सी? इजारेदारी प्रथा। तो इजारेदारी प्रथा का आप दूसरे शब्दों में मतलब समझ सकते हो कि ठेके पर जमीन को देना। तो कुछ जमींदारों को लेकर के ठेके पर जमीनें दी जाने लगी और लगभग पंचवर्षीय आधार पर उनसे फिर लगान वसूला जाने लगा। 4-5 साल व्यवस्था चलती रही, फिर उन्हें लगा कि इसका जो रिन्यूअल है पंचवर्षीय ना करके सालाना कर देते हैं, तो सालाना किया। अब कुछ समय बाद उन्हें ये लगा कि अच्छा ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था में जो खामियां हैं इनको दूर करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स जाते हैं, कॉर्नवालिस आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एक व्यवस्था शुरू की गई, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, और स्थायी बंदोबस्त के दौरान जो ब्रिटिशर्स ने किया वो मुंडा विद्रोह का एक बड़ा कारण बना। इस दौरान किया यह गया कि जमींदारों को भूमि का अधिकार एक तरीके से दिया जाने लगा, और भूमि का अधिकार दे करके उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि आप लगान वसूल करके लाएंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप कैसे वसूल करेंगे, हमें इतने % लगान चाहिए। जैसे आप देखेंगे इन्होंने कितना उसको तय किया, 10/11वां भाग कंपनी का, है ना, कंपनी का, और 1/11वां भाग जमींदार का। इसमें भी कोई ऐसा नहीं कि जमींदारों को बहुत लाभ हो रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें लगान जमा करना, ऐसे में किसानों का शोषण बढ़ने लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो व्यवस्था चल रही थी, यहाँ एक शब्द आता है, इसको कहते हैं खुंट कट्टी। क्या है? खुंट कट्टी। अब स्थायी बंदोबस्त लागू हो रहा है और व्यवस्था पहले आदिवासियों की चल रही, खुंट कट्टी। इसका मतलब होता है कि सामुदायिक रूप से किसी भूमि का अधिकार होना, और समुदाय का अधिकार है, सभी लोग मिलकर के उसमें खेती करेंगे और उसकी उपज को सब में बांट दिया जाएगा, यानी कोई भी उसका मालिक नहीं है। जब स्थायी बंदोबस्त लागू होगा तो क्या होगा, खुंटकट्टी व्यवस्था को खत्म करेंगे और यहाँ पर अधिकार मिल जाएगा जमींदारों को, और जमींदार यहाँ पर स्थानीय लोगों का शोषण करना शुरू कर देंगे। यहीं पर शब्द निकलता है दिकू। दिकू का मतलब जो बाहरी व्यक्ति है हम उसको जमीन नहीं देंगे, और दूसरी बात वो हम पर कर क्यों लगा रहा है या फिर हमसे लगान क्यों वसूल रहा है, जमीन तो हमारी है। दूसरी एक और समस्या थी बेगार की, यानी उन लोगों से काम इतना कराया जाता था बिना किसी मेहनताने के, जिसे हम मुफ्त का श्रम कहते हैं, जबरन श्रम कहते हैं, इसे कहते हैं बेगार। दूसरा कारण इस आंदोलन का था जमींदारों द्वारा बेगार कराना। और तीसरा था धार्मिक हस्तक्षेप। तो जो भी मिशनरीज आए, यहाँ पर मिशनरियों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। अभी पीछे आपको मैंने बिरसाइत धर्म के बारे में पढ़ाया था, या बिरसाइत पंथ। ये दरअसल उन्हीं मिशनरियों को काउंटर करने के लिए बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया और इस कार्यक्रम को शुरू किया, जिसके बाद मिशनरियों का हस्तक्षेप धीरे धीरे कम हुआ और लोग बिरसा मुंडा के साथ जुड़ना शुरू हो गए। और उसका प्रभाव फिर एक ये रहा कि एक उलगुलान या एक बड़ा विद्रोह शुरू हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी मजबूत शक्ति के बल पर उसको दबा दिया। तो इसमें किया क्या गया, अंग्रेजों को खदेड़ना और मुंडा राज की स्थापना करना, ये इसका एक मकसद था। लेकिन अंत चूंकि हमें पता है, लेकिन यहाँ पर जो विद्रोह की चेतना है, जो समाज को एकजुट करने की भावना है, ये बहुत बड़ी होगी। तो आदिवासी समस्याओं के बारे में जागरूकता, ये इनकी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस समाज में जब लोग डरे सहमे रहते थे,
उस समाज के एक व्यक्ति का खड़ा होना और इस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ना। इसके बाद आप देखोगे जैसा 1900 के समय में 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। बाद में कुछ और सुधार किए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। 2 कानून लेकर के आए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और छोटा नागपुर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1908। इसे बेसिकली आप टेनेंसी एक्ट के नाम से पढ़ते हैं और इसके माध्यम से फिर जो हुंडकट्टी प्रथा चली आ रही थी उसको ये वापस से बहाल कर देते और जो आदिवासी लोग थे उनको उनकी जमीन पर अधिकार लौटा दिए जाते हैं। ये एक रिफॉर्म है जो उनके लिए एक व्यक्ति ने किया और उस व्यक्ति के माध्यम से उनको वापस उनके अधिकार मिले। हालांकि इसमें तो कुर्बानियां हुई ही हैं देश में आज़ादी के लिए, है ना। और इसी से अन्य आदिवासी आंदोलनों को भी फिर प्रेरणा मिल रही है। जैसे आप उसी क्षेत्र के आसपास देखेंगे, बस्तर रियासत थी तो बस्तर विद्रोह वहां पर होता है। इसी तरह से जो शोषण हो रहा था किसानों के खिलाफ इन्होंने, क्योंकि आपने देखा स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, फिर स्थायी बंदोबस्त की कमियों को दूर करने के लिए रैयतवाड़ी लागू हो रहा है, रैयतवाड़ी के बाद महालवाड़ी को लागू कर रहे हैं, है ना। तो बस्तर में विद्रोह हुआ लगभग 1910 के आसपास। फिर ताना भगत आंदोलन रहा 1914 के आसपास और इस आंदोलन को भी आप देखोगे छोटा नागपुर के पठार के एरिया में आंदोलन हो रहा है। और एक था रंपा विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू का आपने नाम सुना होगा। लगभग 1922 का समय था जब रंपा विद्रोह हो रहा है, तो अल्लूरी सीताराम राजू इसके प्रमुख नेता बनकर के उभरे। बाद में उनको पकड़ लिया गया और अंग्रेजों ने फिर उनको एक तरीके से फांसी की सजा दे दी। बहरहाल जितने भी हमारे नेता हैं या हमारे जो क्रांतिकारी हैं उन सभी को हम याद रखते हैं और वर्तमान सरकार ने फिर इनके महत्व को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हुए इनको लेकर के काफ़ी सारी जागरूकता की बातें कही और किताबों में भी इनको अब ज़्यादा जगह देने की बात आती है, ताकि वो लोग जो किताबों में कहीं दब गए कहीं रह गए उनकी जानकारी हम तक पहुँचनी जरूरी है। और आज झारखंड या छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में जो मुंडा जनजाति रहती है वो आज भी इनको भगवान के रूप में मानती है। अब एक सवाल है जिसका आपको आंसर देने की कोशिश करना है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महान विद्रोह निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? पहला 1857 का विद्रोह, दूसरा 1921 का मप्पिला विद्रोह, तीसरा 1859 से 60 का नील विद्रोह या चौथा 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह। तो उम्मीद है आप इस कठिन से दिखने वाले सवाल का उत्तर दे पाएंगे। कमेंट सेक्शन में आंसर छोड़ दीजिएगा, हम देख लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट सेशन में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।